तो लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कूलम्स लॉ के बारे में। उसके बाद फिर हमने देखा था उसके न्यूमेरिकल्स, चार्ज क्या होता है और चार्ज को, किसी भी बॉडी को हम चार्ज कैसे करते हैं, और प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस के बारे में हमने देखा था। और साथ साथ में हमने न्यूमेरिकल भी किए थे और लिमिटेशन भी देखा था कूलम लॉ का। अब उसके आगे बढ़ते हैं। देखो फॉर एग्जाम्पल लास्ट टाइम हमने देखा था कि एक चार्ज है Q1, एक चार्ज है Q2, ठीक है। इनके बीच में लगने वाली जो फोर्स है ना, वो हमें कूलम लॉ ने निकालना सिखाया था। चार्ज 1 और 2 के बीच में लग रही है फोर्स 1 2, है ना, जो कि होती है K Q1 Q2 बाय R12 का स्क्वायर, क्योंकि इनके बीच का डिस्टेंस जो है वो है R12, ठीक है। अब देखो ऐसा हम लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अब हमारे पास एक और चार्ज आ रहा है Q3, वो भी इस पे फोर्स लगाएगा, ठीक है। अब देखो इसका डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस में काफ़ी फर्क है। इसका डिस्टेंस को हम बोलते हैं R13, ठीक है। अब जो ये फोर्स लगाएगा वो होगा F13 इज इक्वल टू K। चार्ज 1 पे लग रही है फोर्स, कौन लगा रहा है, चार्ज 3, और इनके बीच का डिस्टेंस है R13 का स्क्वायर। एंड इन द सेम वे हम बोल सकते हैं Q4 Q5 एंड Qn भी फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं इस पे, है ना। सो अब ये देखो ये चार्ज है, इसको ये फोर्स मान लो हम बात कर रहे हैं सिमिलर टाइप ऑफ चार्जेस की, तो यहाँ पे सेम टाइप है, यानी सबके सब पॉजिटिव चार्जेस हैं, तो इसको इधर धक्का देगा, ये इसको इधर धक्का देगा, ये देगा F12 यानी फोर्स ऑन 1 बाय 2, ये देगा F13 फोर्स ऑन 1 बाय 3, इन सेम भी ये देगा F1n फोर्स ऑन 1 बाय n, ठीक है। अब यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट हो गई मल्टीपल चार्जेस की, है ना। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम यूज करते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का। तो हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन, मतलब पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, यानी कि फोर्स ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस, यानी बहुत सारे चार्ज जब फोर्स लगाएंगे तो उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अब देखो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ये बोलता है, इट स्टेट्स दैट, ये क्या बोलता है, द नेट यानी टोटल फोर्स, क्योंकि यहाँ पे एक फोर्स तो लग नहीं रही, दो फोर्स भी नहीं लग रही, यहाँ मल्टीपल फोर्स लग रही है, तो यहाँ पे बात आएगी नेट फोर्स की, यानी सब की सब फोर्स को अगर हम मिला के बताएं कि फाइनल फोर्स कितनी लगेगी, उसको हम बोलते हैं नेट फोर्स। द नेट फोर्स ऑन एनी चार्ज, किसी भी चार्ज पे जो नेट फोर्स लग रही है, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं Q1 की, सच दैट ऑन Q1 पे कितनी फोर्स लगेगी, है ना, विल बी एल्जेब्रिक सम, यानी प्लस करना ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन Q1 बाय अदर चार्जेस, यानी जितने भी चार्जेस हैं वो जितने भी फोर्स लगा रहे हैं सबको सम कर दो, और जो फाइनल फोर्स आएगी वही क्या होगी, रिजल्टेंट फोर्स, है ना। तो हम लिख सकते हैं द नेट फोर्स अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑन Q1 इज, कितनी होगी, F1 जो फोर्स 1 पे लग रही है वो कितनी हो जाएगी, F12 जो 2 1 पे लगा रहा है, F13 जो 3 1 पे लगा रहा है, F14 जो 4 1 पे लगा रहे हैं, एंड F1n जो n 1 पे लगा रहे हैं, ठीक है। तो हमको पता है F12 कितना होता है, कूलम्ब लॉ ने निकालना सिखाया था कि जिन चार्जेस के बीच फोर्स लग रही है उनका प्रोडक्ट और उनके बीच का डिस्टेंस के स्क्वायर के बराबर, एंड इन अ सिमिलर फैशन हम बाकी सबको भी लिख सकते हैं कि Q1 Q3 बाय R13 का स्क्वायर डैश 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 K Q1 Qn बाय R1n का स्क्वायर, है ना। अब देखो अब ये बहुत लंबा फॉर्मूला बन जाएगा, इसको छोटा करते हैं हम लोग, छोटा करते हैं कैसे, कॉमन लेके, K और Q1 सब में आ रहे हैं, सबको बाहर ले लो, K Q1 बाहर ले लिया, अंदर क्या बचेगा, Q2 बाय R12 का स्क्वायर, Q3 बाय R13 का स्क्वायर, एंड Qn बाय R1n का स्क्वायर, ठीक है। स्टिल ये फॉर्मूला बहुत लंबा है, इसको और छोटा करते हैं, कैसे, जो इस प्लस का साइन है इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ सिंबल, इसको हम सिंबल के फॉर्म में कर सकते हैं। अब कहाँ से कहाँ तक प्लस करना है ये भी बताना पड़ेगा, तो प्लस कर रहे हैं 2 से लेके आई की वैल्यू 2 से लेके कहाँ तक, n तक। K कांस्टेंट है वैसे ही रहेगा, Q1 कांस्टेंट है मतलब कि हर एक चार्ज Q1 पे फोर्स लगा है, तो वहाँ Q1 क्या है,
एक सिंपल चार्ज है जो कि चेंज नहीं कर रहा, तो ये Q1 हो गया। अब देखो Q2 से लेके n तक वेरी कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे क्यों लिखेंगे I, क्योंकि हमने पहले ही बता दिया कि I कहाँ से कहाँ तक जा रहे हैं, 2 से n तक, तो यहाँ पे पहले हम रखेंगे 2, तो यहाँ 2 हो जाएगा। जब हम n की वैल्यू बढ़ाए, I की वैल्यू बढ़ाएंगे 3, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। I की वैल्यू n करेंगे तो यहाँ n हो जाएगी, है ना, डिवाइडेड बाय R1 I का स्क्वायर, क्योंकि R कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, R सब में 1 है और अगली वैल्यू क्या है 2 3 4, तो I तक जा रहा है, तो वहाँ बन जाएगा फोर्थ का फॉर्मूला। ठीक है, ये वहाँ बन जाएगा फोर्थ का फॉर्मूला, और यही होता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अगर इसको हम सिंप्लीफाई करें, इसको अगर हम शॉर्टन करें, एक वर्ड में बताएं, ठीक है, तो किसी सेंटेंस के फॉर्म में बताते हैं, तो हम ये बोल सकते हैं कि दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स लग रही है वो हमको कूलम्ब लॉ ने बताया कितनी होती है, K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। मगर वहीं पे अगर मल्टीपल चार्जेस का इन्वॉल्वमेंट हो जाए, यानी बहुत सारे चार्जेस आ जाए, तब कितनी फोर्स लगेगी Q1 पे, यानी चार्ज 1 पे कितनी फोर्स लगेगी, जितने भी फोर्सेस लग रही है सबको सम करो और जो फाइनल फोर्स होगी वही क्या होगी, नेट फोर्स ऑन चार्ज 1। ठीक है, ये है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। बहुत ज़्यादा पूछा नहीं जाता एग्जाम में, कभी कभार आता है एग्जाम में, तो इसलिए बहुत हॉट टॉपिक्स में से नहीं है, मगर फिर भी दिमाग में होना चाहिए। ठीक है, तो नोट कर लें चाहे तो। ठीक, तो अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चंस जहाँ पे मल्टीपल चार्जेस का इन्वॉल्वमेंट है। जैसे मान लो हम एक छोटा सा जनरल क्वेश्चन ले रहे हैं कि ये एक इलेक्ट्रॉन है, ये एक इलेक्ट्रॉन है, ये एक इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ मल्टीपल चार्जेस मतलब दो से ज़्यादा चार्जेस हैं, यानी मल्टीपल चार्जेस है कितने, 3 है। दो चार्जेस के बीच में फोर्स निकालना हमने कूलम्ब लॉ में न्यूमेरिकल किया था, यहाँ पे 3 चार्जेस आ गए, इनके बीच का डिस्टेंस भी ले लो, चलो 1 एंगस्ट्रॉम है, इसके बीच में भी। क्वेश्चन को सिंप्लीफाई रखते हैं, बेसिक्स क्वेश्चन है को थोड़ा आसान लेके समझते हैं, तो ये है 1 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तीनों का डिस्टेंस भी दे दिया है, नाम भी पॉइंट्स का, ये ए है, ये सी है, ये बी है, ए बी सी। ठीक है, अब देखो क्योंकि तीनों का साइड का डिस्टेंस सेम है, तो इसलिए इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसमें एंगल भी कितना हो जाएगा 60 डिग्री, सब दिया है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन ये बोल रहा है फाइंड द नेट फोर्स ऑन चार्ज एट क्यू या सी, जो सी पे चार्ज है उस पर कितना फोर्स लगा निकालना है, कौन लगा रहा है, बाय द चार्जेस एट ए एंड बी। अगर बोलता सिर्फ ए कितना फोर्स लगा रहा है तो हम कूलम्ब लॉ यूज करते हैं, हाँ, मगर यहाँ पे इसने बोला ए और बी दोनों कितना फोर्स लगा रहे हैं, दोनों निकालना है, यहाँ पे हम लगाएंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, या हम बोल सकते हैं वेक्टर रूल लगाएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पे क्योंकि वेक्टर का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है तो वेक्टर के बारे में कुछ चीजें जानना जरूरी है। ठीक है, पहली चीज कि जब हमारे पास दो वेक्टर्स होते हैं, यहाँ पे हम फोर्स का एग्जांपल लेते हैं क्योंकि फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, लेट्स से एक है 6 न्यूटन का फोर्स, एक है 6 न्यूटन का फोर्स, है ना। अब जब दोनों फोर्सेस लग रहे हैं तो क्या हम दोनों को एक ही डायरेक्शन में रिजल्टेंट के फॉर्म में बता सकते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे हम खड़े हैं यहाँ पे, हमको एक बंदा यहाँ से खींच रहा है, एक बंदा यहाँ से खींच रहा है, जब दोनों खींचेंगे तो हम कहाँ जाएंगे, आगे की तरफ, हम ऐसे नहीं जाएंगे, ऐसे घूम के नहीं जाएंगे, हम सांप तोड़ना है ऑब्वियसली, है ना, हम स्ट्रेट में जाएंगे, हमको यहाँ से खींच रहे हैं, यहाँ से खींच रहे हैं, हम स्ट्रेट जाएंगे। ठीक है, तो वैसे यहाँ पे फोर्स जो लगेगी, तो ये बॉडी यहाँ पे जैसे कोई बंदा खड़ा है ना, यहाँ पे एक बंदा खींच रहा है, यहाँ से एक बंदा खींच रहा है, जो नाम दे देते हैं, लेट्स से इस बंदी का नाम है या बंदी का नाम है काजल, इस बंदी का नाम है मोनिका, और इस बंदी का नाम है लेट्स से कुछ भी रिंकी, चलेगा, रिंकी। ठीक है, तो 3 लड़कियां हैं, तो काजल को खींच रही है रिंकी एंड मोनिका, है ना। अब काजल का मोशन किस तरफ होगा, इस तरफ फोर्स अप्लाई होगा, जहाँ फोर्स होता है वहाँ मोशन होता है। ठीक है, इसी बीच का एंगल लेट से दिया है 60 डिग्री। तो अब हमको बताना है कि काजल के ऊपर से अगर इस फोर्स को हटा के हम एक जनरल फोर्स लगाएं, जिसकी वजह से काजल का मोशन जो है इस डायरेक्शन में उतने ही फोर्स के साथ होगा जितना इन दोनों फोर्सेस का मिला के हो रहा था। तो कॉम्प्लिकेटेड समझते हैं, देखो काजल को ये इधर से खींच रही रिंकी, इधर से खींच रही मोनिका, अब जब दोनों तरफ से खींच रही काजल आगे की तरफ जाएगी, है ना। मगर मान लो हम बोल रहे हैं कि ये दोनों फोर्सेस को हमको नहीं निकालना, हमको सिर्फ एक फोर्स चाहिए, जो कि अगर हम इन दोनों का जो भी रिजल्टेंट है उसको उसके फॉर्म में बताएं, ताकि अगर हम बोलें जैसे ये दोनों फोर्स लगा रही है और काजल 10 न्यूटन की फोर्स से आगे जा रही है, तो हम यहाँ लिख दें 10 न्यूटन, तो क्या है इनकी लिखने की जरूरत नहीं है हमको, है ना। तो इसको हम बोलते हैं रिजल्टेंट, इसको हम बोलते हैं रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट निकालने का फॉर्मूला होता है R इज इक्वल्स टू अंडर रूट, फोर्सेस को नाम दे दो, जैसे ये ए फोर्स है, ये बी फोर्स है, तो हम लिख सकते हैं R इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ठीक है, सो ये क्लास 11th में हमने वेक्टर में पढ़ा था, मगर फिर भी अगर जल्दी जल्दी रिवाइज करा दिया हमने कि अगर कभी भी दो वेक्टर्स अगर लगते हैं उसको हमको रिजॉल्व करना है, उनको हमको मिला के एक वेक्टर बनाना है, तो हम कौन से फॉर्मूले से बनाते हैं, रिजल्टेंट वाले फॉर्मूले से, जो कि होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। इसकी जरूरत पड़ेगी ये सब पूरे चैप्टर में, इसलिए बता दिया। ठीक है, अब अगला
एक और कॉन्सेप्ट यूज होता है, मान लो आपकी बार हमको एक फोर्स दिया है, आपकी बार हमको एक फोर्स दिया है, ठीक है, ये फोर्स, तो बोला इसको दो हिस्सों में तोड़ो। लास्ट टाइम क्या था, दो फोर्स दी थी, बोला उसको मिला के एक फोर्स बनाओ, आपकी बार बोला एक फोर्स है उसको तोड़ो दो हिस्सों में, ठीक है। तो कैसे करेंगे, देखो एक फोर्स फॉर एग्जांपल यहाँ लग रही है, एक फोर्स इस डायरेक्शन में लगा, निकालना है इसका कंपोनेंट, एक इस डायरेक्शन में, यानी इसको तोड़ना है एक इस डायरेक्शन में, एक इस डायरेक्शन में, ठीक है, एक्स एक्सिस के लॉन्ग, एक वाई एक्सिस के लॉन्ग। तो हमने पढ़ा था पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर, कॉन्सेप्ट है क्लास 11 का, कि जो वेक्टर है उसको उठा के हम पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं। ये नहीं कि इसको घुमा के ऐसे चेंज करना, ऐसे नहीं, एंगल जो है वो सेम रहेगा, बस पैरेलली उठा के शिफ्ट कर देना, चाहे इसको उठा के ऐसे रख दें, ऐसे रख दें, ऐसे, मतलब एंगल चेंज नहीं होना चाहिए। तो यहाँ से उठा के हमने यहाँ रख दिया, ठीक है, तो हमने इस वाली फोर्स, इस वाले कंपोनेंट उठा के अभी फिलहाल के यहाँ रख दिया, ठीक है। अब देखो ये क्या बन गया, 90 डिग्री यानी राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। यहाँ है हाइपोटेनस, यहाँ है हाइपोटेनस, यहाँ है बेस, यहाँ है परपेंडिकुलर, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये फोर्स थी 6 न्यूटन की, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा, उसको निकालने के लिए हम थीटा इन्वॉल्व कर देते हैं। थीटा जो होता है, देखो बेस जो होता है ये कॉस का कंपोनेंट, कॉस थीटा क्या होता है, बी बाय एच, है ना। यहाँ सॉरी, यहाँ से एच डिवाइड में हो जाएगा तो मल्टीप्लाई में, तो बी लिखते हैं एच कॉस थीटा, यहाँ पे हम लिखते हैं बी इज इक्वल टू एच, यहाँ पे हाइपोटेनस क्या है 6 कॉस थीटा, यहाँ पे थीटा मान लो लेट्स से 30 डिग्री है, तो 6 कॉस 30 डिग्री, ठीक है। अब ये वाला क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर होगा साइन थीटा, साइन थीटा होता है पी बाय एच, है ना। एच यहाँ पे डिवाइड में हो जाएगा तो मल्टीप्लाई में, तो पी हो जाएगा एच साइन थीटा, ठीक है। अब यहाँ से हम लिखते हैं एच कितना है, एच है 6, यहाँ पे हम लिखते हैं एच, सॉरी पी की जगह हम लिखते हैं एच है यानी 6 साइन 30, ठीक है। अब देखो ये वेक्टर एक्चुअली में कौन सा है, यही वेक्टर है ना, जिसको हमने यहाँ पे शिफ्ट किया था। ये वेक्टर कौन सा है, जिसको हमने यहाँ पे शिफ्ट किया था, तो हम उठा के इस वेक्टर को वापस से इसकी पोजीशन पे रख सकते हैं, ठीक है। तो हमने उठाया इसको यहाँ से वापस से इसी पोजीशन में रख दिया, कितना हो गया, पी इज इक्वल टू एच साइन 30 डिग्री, यहाँ पे एच क्या था 6, तो हम लिखते हैं 6 साइन 30। तो देखो एक वेक्टर का हमने कंपोनेंट तोड़ दिया दो डायरेक्शन में, इसका भी हम यूज करेंगे। तो कभी भी वेक्टर का दो कंपोनेंट निकालना, इसको बोलते हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, है ना। और जब एक दो वेक्टर को मिला के एक वेक्टर बनाते हैं तो बोलते हैं रिजल्टेंट निकालना, ठीक है। तो देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे इसका क्या यूज है, क्योंकि देखो एक फोर्स यहाँ से यहाँ लगेगी, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन है, रिपल्सिव फोर्स लगाएंगे, तो हमने माना ये दोनों जो चार्जेस है ये स्टेशनरी है, ये हिल नहीं सकते अपनी जगह से, ये हिल सकता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे फोर्स लगाया तो ये इलेक्ट्रॉन आगे की तरफ जाएगा, और ये अलग इलेक्ट्रॉन इस पे यहाँ फोर्स लगाया तो ये यहाँ आगे जाएगा। अब देखो क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है तो क्या बनेगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। अब देखो यहाँ पे किसका कॉन्सेप्ट आ गया, रिजल्टेंट वाला, दो वेक्टर से दो फोर्सेस से उनको रिजॉल्व करके हमको एक फोर्स के टर्म बताना है ना। उसने थोड़ा बोला कि दोनों फोर्स बताओ कितनी होगी, नहीं, हमको उसने बताया कि एक फोर्स के टर्म बताओ, वो फोर्स नेट फोर्स कितनी होगी, ठीक है। वो एफ एन से लिखाते हैं नेट फोर्स कितनी होगी। तो पहले निकाल लेते हैं ये वाली फोर्स कितनी है, ये वाली फोर्स कितनी है, F2 एंड F1 निकाल लेते हैं। तो F1 जो होता है वो होता है K Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, कूलम्स लॉ के फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं। K होता है 9 इंटू 10 की पावर 9, Q1 क्या है यहाँ पे चार्ज इलेक्ट्रॉन है यानी कि -1.6 इंटू 10 की पावर -9, दूसरा क्या है इलेक्ट्रॉन अगेन, तो हो जाएगा -1.6 इंटू 10 की पावर 19 कूलम डिवाइडेड बाय, इनके पीछे डिस्टेंस कितना दिया है 1 एंगस्ट्रॉम, दैट इज 10 की पावर -10 का स्क्वायर। अब देखो यहाँ से पहले जितने भी होल नंबर उनको एक तरफ कर लेते हैं, 9 इंटू 1.6 इंटू 1.6, 1.6 इंटू 1.6 होता है 2.56, 2.56 इंटू 9 2.56 इंटू 9 9 5 39 44 okay 9 5 45 and 5 0.5 carry 9 to the 18 23, तो याद आएगा 23.04, यानी 9 को हमने इंटू किया 1.6 से इंटू 1.6 से, तो कितना आ गया 23.04। अब देखो ये नेगेटिव ये नेगेटिव, नेगेटिव माइनस माइनस प्लस, तो इसके आगे जाएगा प्लस, ठीक है। तो लिखना लिखे बाद बराबर ही, ठीक है। इंटू अब 10 की पावर देखते हैं, 9 माइनस 19 माइनस 10 और -10 माइनस 19 -10 -19 माइनस माइनस प्लस 10 प्लस 19 29, तो हो जाएगा -29 डिवाइड बाय, अब नीचे देखो 10 की पावर -10 इंटू 2 ये जाएगा -20। अब इसी को हम ऊपर लेके आएंगे, साइन क्या है नेगेटिव, ऊपर आके पॉजिटिव हो जाएगी, तो जाएगा 23.04 इंटू 10 की पावर -29 प्लस 20, जो हो जाएगा 2.3 इंटू 10 की पावर, देखो -29 प्लस 20 -9 है ना, मगर हमने यहाँ पे देखो पॉइंट को एक डिजिट पीछे कर दिया, तो ये जाएगा -8
न्यूटन। ये हो गई फोर्स, ठीक है। अब देखो ये फोर्स इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच की है, डिस्टेंस 1 एंगस्ट्रॉम है। ये फोर्स भी इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन की है, डिस्टेंस 1 एंगस्ट्रॉम है। दोनों फोर्स सेम है, तो दोनों का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, सेम आएगा। उसमें भी तो यही आएगा आंसर, क्योंकि सारी वैल्यूज तो वही रखेंगे, है ना। तो जो फोर्स F1 रहेगी वही फोर्स F2 रहेगी। तो यहाँ लिख सकते हैं F3 तो रहेगी F1 और F2, है ना। चाहो तो लिख सकते हो F ही है क्या, F1 और F2, ठीक है। अब देखो, अब हमको रिजल्टेंट फोर्स निकालनी है। तो एक फोर्स लग रही है यहाँ F, एक फोर्स लग रही है यहाँ F, इनके बीच का एंगल दिया है 60 डिग्री। मगर हमको इन दोनों से मतलब नहीं है, और इन दोनों को हम डायरेक्टली प्लस भी नहीं कर सकते कि F1 प्लस F2 हमने कर दिया और हमारा नेट फोर्स निकल गया, ठीक है। वो नहीं कर सकते, क्योंकि फोर्सेस आर वेक्टर क्वांटिटी। इसमें हम सम करने के लिए इनका क्या करेंगे, वेक्टर रूल्स फॉलो करेंगे, ठीक है। तो इनका कहाँ आएगा, बीच में, वेक्टर बीच से जाएगा। बीच से क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि इनका मैग्नीट्यूड सेम है ना। अगर मैग्नीट्यूड अलग अलग होता तो जो फोर्स डोमिनेटिंग होती, जो ज़्यादा पावरफुल होती, बॉडी उससे ज़्यादा मूव करती। लेट्स एग्जाम्पल लेते हैं वापस से। तो ये मोनिका खींच रही है, ये रिंकी खींच रही है, और ये काजल है। अब काजल को मोनिका ज़्यादा स्पीड से खींच रही है, तो काजल देखो मोनिका की तरफ ज़्यादा जाएगी, इस तरफ ज़्यादा मूव करेगी, इस तरफ कम मूव करेगी। जो फोर्स डोमिनेटिंग होती है उसकी तरफ जो रिजल्टेंट फोर्स है वो ज़्यादा बेंड करता है, ठीक है। अब यहाँ से हम निकाल सकते हैं, क्योंकि दोनों फोर्स बराबर है तो रिजल्टेंट फोर्स एकदम बीचों बीच आएगा, ठीक है। तो कितना आएगा रिजल्टेंट फोर्स, आर इज इक्वल्स टू, हमने अभी फॉर्मूला बनाया ना, क्या है ए स्क्वायर। यहाँ पे ए क्या है, एफ का स्क्वायर, प्लस बी क्या है, एफ का स्क्वायर, क्योंकि दोनों फोर्सेस बराबर है। प्लस 2 ए क्या है, एफ, बी क्या है, एफ, और कॉस कितना एंगल है, 60 डिग्री, ठीक है। तो हो जाएगा एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर 2 एफ स्क्वायर, एफ इंटू एफ स्क्वायर इंटू 2 इंटू कॉस 60 होता है 1/2। यहाँ 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ बचेगा 2f स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, तो हो जाएगा 3f स्क्वायर। यहाँ से स्क्वायर और एफ रूट कट जाएगा, ये जाएगा √3f, है ना। क्योंकि देखो स्क्वायर किस पे लगा है, सिर्फ f पे लगा है, 3 पे नहीं लगा, इसलिए 3 अंदर ही रहेगा स्टिल, ठीक है। और √3 की वैल्यू होती है 1.73। ये सब वैल्यू याद रखना है, √1 तो नहीं, √2 से लेके √7-8 तक की वैल्यू याद रखना है कितनी होती है, ठीक है। तो ये होती है 1.73। फोर्स कितनी है, फोर्स निकाल देना अभी हमने, ये 2.3 इंटू 10⁻⁻8 न्यूटन में होती है ना, तो न्यूटन। अब देखो कितना हो जाएगा, इसको इंटू करेंगे तो 173। यहाँ पे 2 पॉइंट हमारे पास है, यहाँ पे 1 पॉइंट है, यानी 3 पॉइंट हमारे पास है। 3 3 9, 3 7 21, 1 2 कैरी, 3 1 3 एंड 2 5, 2 3 6, 2 7 14, 1 कैरी, 2 2 1 2 3, जाएगा 9 7 9 3। अब कितने पॉइंट हमारे पास, 2 यहाँ से 1 यहाँ से, 3 पॉइंट, यानी 1 2 3 डिजिट पहले ये पॉइंट बन जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 3 पॉइंट। अब देखो 9 7 है, राउंड ऑफ कर दो, 9 8 हो जाएगा, इंटू, वैसे राउंड ऑफ तो 4 हो जाएगा बट स्टिल ठीक है, -8 न्यूटन। ये फोर्स आ गया। अब देखो सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन पे कितना फोर्स लगा रहा था, 2.3 इंटू 10⁻⁸। मगर जब दोनों इलेक्ट्रॉन फोर्सेस लगा रहे हैं तब कितनी आई, 3.98 इंटू 10⁻⁹ तो समझ में कैसे ये चेंज करता है फोर्सेस। जब एक पार्टिकल फोर्स लगाएगा तो ऑब्वियसली कम लगेगा, 2 पार्टिकल थोड़ी फोर्स बढ़ जाएगी, 3 पार्टिकल और ज्यादा फोर्स बढ़ जाएगी। अगर उनका डायरेक्शन सेम तरफ में, या उनका डायरेक्शन एक ही तरफ लग रहा है, मान लो एक फोर्स यहाँ से लग रही है, एक फोर्स यहाँ से लग रही है, तो ऑब्वियसली नेट फोर्स क्या होगी, कम हो जाएगी, है ना। वही अगर सेम सोच लो काजल है, इसको इधर से मोनिका धक्का दे रही है और इधर से रिंकी धक्का दे रही है, तो ऑब्वियसली नेट फोर्स जो लगेगी काजल पे वो कम हो जाएगी, है ना। कंप्रेसिव फोर्स तो बढ़ जाएगी ऑब्वियसली, बट ठीक है, नेट फोर्स क्या हो जाएगी काजल पे कम लगेगी। समझ में आएगी नहीं आएगी क्या होता है, ठीक है। तो इसी को हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। इसी के न्यूमेरिकल ऐसे टाइप के आते हैं, ठीक है। काफी रिपीटेडली पूछा नहीं गया, मगर हाँ फिर भी आता है क्वेश्चन, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे याद रखना है, ठीक है। तो नोट कर ले। तो अब इसके बाद आता है चार्ज डेंसिटी, ठीक है। चार्ज डेंसिटी, देखो अब एग्जाम में तो सीधे सीधे नहीं पूछता है कि व्हाट इज चार्ज डेंसिटी बताओ, उसके टाइप्स बताओ, ऐसा कुछ नहीं होता। मगर जहाँ पे हम लोग डेरिवेशन करते हैं, जहाँ पे हम न्यूमेरिकल्स करते हैं, वहाँ पे इसका कॉन्सेप्ट यूज होता है, ठीक है। तो इसका कॉन्सेप्ट जानना जरूरी है, तो कॉन्सेप्चुअल पर्पज से इसको हम बता रहे हैं। बाकी ऐसा कुछ नहीं कि इससे क्वेश्चन स्पेसिफिकली पूछेगा, ठीक है। चार्ज डेंसिटी क्या होता है, अच्छा डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी होता है मास बाय वॉल्यूम, ठीक है। अब यहाँ मास तो है नहीं, यहाँ पे कौन है, चार्ज है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा चार्ज बाय वॉल्यूम, क्योंकि यहाँ पे किसी बात हुई चार्ज डेंसिटी की, है ना कि मास डेंसिटी की। तो मास बाय वॉल्यूम की जगह चार्ज बाय वॉल्यूम आ जाएगा। तो हम लिखते हैं इट इज द रेशियो ऑफ चार्ज पर यूनिट डायमेंशन, ठीक है। डायमेंशन, वॉल्यूम कहाँ गया, वॉल्यूम आना चाहिए था। तो देखो डायमेंशन जो है वो वेरी करता रहता है, ठीक है। जैसे हमने बात किया है एक वायर के बारे में,
ठीक है, एक वायर के बारे में, इस पे चार्ज है, ठीक है। तो क्या वायर का वॉल्यूम सिग्निफिकेंट होता है? वायर का वॉल्यूम होता है, मगर क्या वो सिग्निफिकेंट होता है? अब अगर हम देखें तो लेंथ कितनी ज़्यादा होती है उसकी, वायर की लेंथ कितनी ज़्यादा होती है और कितनी पतली होती है वो, यानी उसमें अगर हम एरिया की बात करें तो उसका एरिया क्या है, बहुत कम है, यानी उसका विड्थ या रेडियस की बात करें तो हम बहुत कम है। तो अगर हम चीज़ देखें तो यहाँ पे वॉल्यूम इंपॉर्टेंट फैक्टर नहीं है, यहाँ पे कौन फैक्टर है इंपॉर्टेंट? लेंथ। तो यहाँ पे हम किसको इन्वॉल्व करते हैं? लेंथ में, इसलिए इसको हम बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी, क्योंकि किस पे चार्ज है? लाइन पे, से बन जाएगा लीनियर चार्ज डेंसिटी। इसको याद रखना है कॉन्सेप्ट को, क्योंकि ये सब कॉन्सेप्ट एग्जाम में सॉरी डेरिवेशन में सीधे सीधे पूछता है, ठीक है। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा, ये क्या होता है? इट इज द रेशियो ऑफ, रेशियो होता है किसका? रेशियो होता है चार्ज पर यूनिट, यहाँ पे क्या है? लेंथ। इट इज द रेशियो ऑफ चार्ज पर यूनिट लेंथ, क्योंकि यहाँ पे लंबाई है इसलिए लेंथ को लेते हैं। लैम्डा हो जाएगा डी क्यू बाई डी एल, ठीक है। इसी यूनिट क्या होगी? चार्ज की यूनिट होती है कूलम, यहाँ पे लेंथ है यानी मीटर, ठीक है। अब आता है अगला, एरियल, या तो एरिया या तो सुपरफिशियल चार्ज डेंसिटी, इसको हम दिखाते हैं सिग्मा से, ठीक है। इसको दिखाते हैं सिग्मा से, ठीक है। ये क्या होता है? इट इज द रेशियो ऑफ चार्ज पर यूनिट। क्या होगा इसमें? देखो एरिया की बात हो रही है, यानी जैसे कोई चार्ज शीट है, जैसे कोई चार्ज शीट है, एक चार्ज पेपर, पेपर में थिकनेस कितनी होती है पेपर की? बहुत कम, यानी इसमें अगर हम देखें सिर्फ इसकी लंबाई होती है, चौड़ाई होती है, यानी लेंथ और विड्थ सिग्निफिकेंट फिगर है इसमें। तो यानी हम इसमें क्या बात करेंगे? एरिया की। लेंथ इंटू विड्थ क्या होता है? एरिया, है ना। तो यहाँ पे सिग्मा क्या हो जाएगा? डी क्यू बाई डी ए, वेर ए इज एरिया। यूनिट क्या हो जाएगी? चार्ज की कूलम, और एरिया की मीटर स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद आता है लास्ट, वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी, जिसको हम डिनोट करते हैं रॉ से, ठीक है। तो ये क्या होता है? इट इज द रेशियो ऑफ चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, क्योंकि यहाँ पे किसी बारे में बात हो रही है? वॉल्यूम के बारे में। तो हम लिखेंगे रॉ इज इक्वल्स टू, बुक में और भी सिंबल देते हैं, रॉ का सिंबल बुक में ऐसे देते हैं, तो चाहो तो वही ले लो, रॉ इज इक्वल्स टू डी क्यू बाई डी वी, क्योंकि यहाँ पे क्या है? वॉल्यूम है। और यहाँ पे देखो इसकी एसआई यूनिट क्या हो जाएगी? कूलम चार्ज की, वॉल्यूम की मीटर क्यूब, जो जगह कूलम पर मीटर क्यूब। जैसे कोई चार्ज स्फीयर है, ये स्फीयर है यानी एक बॉल शेप का, वाटरमेलन शेप का, और यहाँ पे अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे आएगा सर्कल, सर्कल और स्फीयर अलग अलग है, ठीक है। ये 2 डायमेंशन है, यानी एक सर्कुलर चीज और एक स्फेरिकल चीज, ये 3 डायमेंशन है, ठीक है। तो इस पर जो चार्ज होगा वो कहाँ है? उसको हम बोलेंगे वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी। इसका यूज होता है डेरिवेशन में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के और वगैरह वगैरह, तो इसको याद रखना है, ठीक है। नोट करने कर सकते हैं। तो इसके बाद अगला टर्म जो है, अगला टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? थोड़ा सा हमने इसके बारे में सुना था चार्ज वाले टॉपिक में, कि कोई भी चार्ज होता है, कोई भी चार्ज होता है कैपिटल क्यू, ठीक है, ये अपने आसपास में एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है ना। ये इलेक्ट्रिक फील्ड होती क्या है? यानी एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो क्रिएट कर रहा है ये होती क्या है? व्हाट इज दिस इलेक्ट्रिक फील्ड? क्या है ये इलेक्ट्रिक फील्ड? ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? अगर हम जनरल ऊपर से बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? कोई भी चार्ज बॉडी है वो अपने आसपास में एक रीजन क्रिएट करती है जहां पे उसका इन्फ्लुएंस होता है, जहां पे उसका इन्फ्लुएंस होता है बाकी दूसरे चार्ज बॉडी पे, यानी इतना रीजन है जहां पे इसका इन्फ्लुएंस है दूसरे चार्ज बॉडी पे। यानी इसका मतलब अगर कोई टेस्ट चार्ज इसके अंदर आएगा, यानी कोई छोटा सा चार्ज इसके अंदर आता है तो वो इसके अंडर इन्फ्लुएंस हो जाता है, यानी ये उसको इन्फ्लुएंस कर देता है, यानी ये उस पर फोर्स लगाता है ना, ये इस पर फोर्स लगाता है। और वो फोर्स कैसी होती है? अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द चार्जेस, ठीक है। तो वो फोर्स जो लगाएगा, है ना, यानी इसका मतलब अगर हम देखें, देखो फॉर एग्जाम्पल दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, ये क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। इसमें अगर मान लो कोई चार्ज है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड कौन बना रहा है? लेट्स से ये बड़ा सा चार्ज है, क्यों ये इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है, ठीक है। मान लो कोई चार्ज है वो ऊपर से नीचे गिर रहा है, ठीक है, वो ऊपर से नीचे गिर रहा है छोटा सा चार्ज, है ना। अब देखो क्योंकि वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में आएगा, है ना, लेट्स से ये चार्ज नेगेटिव है और ये पॉजिटिव चार्ज है ना, तो ये इसके इन्फ्लुएंस में आएगा। और इसकी तरफ देखो हल्का सा, जैसे ये फील्ड में आएगा
इसी तरफ हल्का सा अट्रैक्ट हो जाएगा और वो ऐसे गिरेगा, है ना, ऐसे गिरेगा। देखो उसका पाथ का पोजीशन चेंज हो गया। क्यों चेंज हो गया इसका पोजीशन? बिकॉज वो इसके अंडर इन्फ्लुएंस हो गया, है ना। तो यानी इसका मतलब क्या है, ये कैसी फोर्स लगाया इसने, देखो अट्रैक्टिव फोर्स, इसने इसको खींचा अपनी तरफ, है ना, देखो इसको अपनी तरफ खींचा। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड वो रीजन होता है अराउंड द चार्ज। अब जो चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, जो चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है उसको हम बोलते हैं सोर्स चार्ज। सोर्स चार्ज, अगर वो पूछेगा सोर्स चार्ज होता है क्या है, तो ये वो चार्ज होता है जो अपने आसपास में इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, और जो चार्ज उस इलेक्ट्रिक फील्ड को टेस्ट करता है, यानी उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जाके इन्फ्लुएंस होता है या उस फोर्स को एक्सपीरियंस करता है, उसको हम बोलते हैं टेस्ट चार्ज। ठीक है। सो क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि क्या ये चार्ज, ये भी तो चार्ज है, क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बनाता, है ना, ये भी तो चार्ज है, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड बना सकता है। मगर देखो इस चार्ज का मैग्नीट्यूड हमने इतना कम रखा है कि जो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है वो इतनी छोटी बनती है कि उसका कोई सिग्निफिकेंट नहीं होता, यानी उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता, तो वो इसके सामने उसकी कोई वैल्यू नहीं है अगर मैग्नीट्यूड के टर्म में बात करें। ठीक है, तो कोई वैल्यू नहीं है। तो इसलिए हम बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इट इज अ रीजन, ये एक रीजन होता है, ये एक एरिया होता है, वॉल्यूम होता है, किसके अराउंड, अराउंड द चार्ज पार्टिकल, जिसको कौन क्रिएट करता है, चार्ज पार्टिकल ही क्रिएट करता है, जिसके अंदर अगर कोई दूसरा चार्ज आता है तो वो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड से इन्फ्लुएंस होता है या अपने ऊपर फोर्स को फील करता है। सेम चीज मैग्नेट वाला एग्जांपल लेते हैं ना, जैसे मैग्नेट है, अपने आसपास में क्या बनाएगा, मैग्नेटिक फील्ड, है ना। मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई दूसरा मैग्नेट आएगा तो वो इसी तरह अट्रैक्ट होगा या तो रिपेल होगा, है ना। वैसे सेम ऑर्डर में चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड बनाते हैं, है ना। अब देखो ये अगर ये यहाँ होगा तो ये इसके पास चिपक नहीं रहा, यानी इसकी तरफ नहीं आ रहा, क्यों, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड यहाँ तक नहीं है। इस तरह इस ऑर्डर में अगर ये चार्ज यहाँ है तो वो इसी तरफ अट्रैक्ट नहीं होगा या तो रिपेल नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर है। तो जितने रीजन पे सोर्स चार्ज का इन्फ्लुएंस होता है या उसका डोमिनेंस होता है, उसी रीजन को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। सिंपल। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इट इज द रीजन अराउंड the electric field, the region around the charge particle in which another charge experiences an electrostatic force, वो अपने पर क्या एक्सपीरियंस करता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, अच्छा ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है। अब क्वेश्चन आता है व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है। दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है कि ठीक है इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ लिया तो अब क्या जरूरत थी इसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जरूरत क्या पड़ गई, मतलब ठीक है इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की क्या जरूरत पड़ी। सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जरूरत हमको इसलिए पड़ी कि अगर हमको यहाँ पे इस चार्ज को स्टडी करना है, इस चार्ज का बिहेवियर स्टडी करना है इसके इन्फ्लुएंस में, तो हम क्या करेंगे, हम उसको स्टडी कर सकते हैं यूजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, है ना। जैसे एग्जाम्पल लेके समझते हैं, जैसे आप लोग ज्योग्राफी में पढ़ते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, है ना, और इसी तरह जितनी भी लाइन्स होती है इमेजिनरी लाइन्स हम पढ़ते हैं ना, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, वो सबका क्या सिग्निफिकेंस है, क्या यूज है, सबका क्या इंपॉर्टेंस है। तो हमको पता है कि अगर हमको अपना कोऑर्डिनेट बताना है, यानी अभी हम इस समय कहाँ पे, है ना, तो हम यूज करते हैं, हमने बोला ये देखो फॉर एग्जाम्पल लॉन्गिट्यूड में 77 डिग्री और लैटिट्यूड में 5 डिग्री, एग्जाम्पल ले, ये पॉइंट जो है ये क्या है, हमारा घर है जहाँ पे अभी हम हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या कर रहा है, ये एक्चुअली में कोई लाइन नहीं है, हम हमारे अर्थ में ऐसी लाइन नहीं खींची, ये हम क्या कर रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं, ना हमारे ऊपर से जा रही है ना हमारे नीचे से जा रही है, हम बस इमेजिन कर रहे हैं, इमेजिनरी लाइन बनाया हमने। ठीक है, जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं ज्योग्राफिकल चीज़ों को, ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट्स को। ठीक है, तो वैसे यहाँ पे हम बोल रहे हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड को हमको स्टडी करना है उसके लिए हमने एक इमेजिनरी लाइन अपने से क्रिएट की है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, है ना। तो इसको हम लिखते हैं इट इज एन इमेजिनरी लाइन दैट रिप्रेजेंट्स, ये क्या क्या रिप्रेजेंट करती है, क्या किस बारे में बात करती है, द इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड द चार्ज बॉडी। समझ में क्या यूज होता है इसका। ठीक है, चलो अब इतनी बात कर ही ली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स के बारे में, तो इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, यानी जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में स्टडी करेंगे तो वहाँ पे आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, है ना। तो वहाँ पे इसकी क्या क्या प्रॉपर्टी है जिसको हमको यूज करना है उसको हमको समझना जरूरी है, क्योंकि देखो अगर पढ़ना है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स का, अगर हमको यूज करना है तो उसके बारे में समझ होनी चाहिए। ठीक है, जिस चीज़ के बारे में अगर हमको स्टडी करनी है उसकी थोड़ी तो समझ होनी चाहिए। फिजिक्स पढ़ रहे हो, पता ही नहीं फिजिक्स क्या होती है, क्या फायदा पढ़ने का, सही है ना। इसी तरह इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स पढ़े तो पता होना चाहिए इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड
लाइंस। चलो पहली प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक टेंजेंट टेंजेंट टू एन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हम EFL से दिखा रहे हैं, गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे अगर हम बोल रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन से इसका अगर तुम टेंजेंट बनाओगे तो पता चलेगा तुमको मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ है, यानी कि मैग्नेट किस तरफ खींचेगा। इन अ सेम वे अगर हम बोलें कि अगर हमने ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनाई है, इसका टेंजेंट बना दें, टेंजेंट यानी जो जस्ट एक पॉइंट को टच करते हुए निकल जाते हैं ना, तो ये टेंजेंट बना दें तो हमको पता चलेगा ये चार्ज बॉडी है, ये इसका डायरेक्शन किस तरफ रहेगा, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ जा रही है ना। तो टेंजेंट जो भी होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स की, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स की अगर हमने टेंजेंट कोई भी लाइन ड्रॉ की है तो वो लाइन क्या देती है, डायरेक्शन देती है किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का। ठीक है, यही हमको दूसरे पॉइंट पे लेके आता अपने कि नो टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एवर इंटरसेक्ट ईच अदर, यानी कोई भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को नहीं काट सकती। ऐसा क्यों हो सकता है, देखो मान लो ये लाइन काट दी, अब इस पॉइंट पे कितने टेंजेंट बन रहे हैं, दो टेंजेंट बन रहे हैं, है ना। तो इस चार्ज की डायरेक्शन किधर होगी, इधर कि इधर, इधर हो, इधर किधर। अब यहाँ पे तो दो डायरेक्शन में जा रही है, यानी ऐसा तो है नहीं कि चार्ज टूट टूट के दो हिस्सों में अलग अलग भागने लगेगा, ऑब्वियसली प्रैक्टिकली तो ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए कभी भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दूसरे को नहीं काटती हैं। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, यानी जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतनी ही ज़्यादा डेंस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी। जैसे एग्जांपल लेते हैं, एक फिगर बना के समझते हैं। तो देखो आगे, तो देखो यहाँ पे एक चार्ज है 6 माइक्रोकूलम का और एक चार्ज है 1 माइक्रोकूलम का। ठीक है, तो देखो इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो काफ़ी क्लोज है और 1 माइक्रोकूलम वाला इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन देखो काफ़ी दूर है। तो अगर हम एक सेम एरिया कंसिडर करें दोनों में, तो देखो उस सेम एरिया में जो चार्ज बड़ा मैग्नीट्यूड वाला है, जिस चार्ज की पावर ज़्यादा है ना, उस वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को प्रोड्यूस करेगा, यानी वो ज़्यादा क्लोज या ज़्यादा डेंस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को प्रोड्यूस करेगा, और जो कम मैग्नीट्यूड वाला है वो कम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, ठीक। चौथा पॉइंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर कंटिन्यूअस स्मूथ कर्व विदाउट एनी ब्रेक, यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है ये कंटिन्यूस स्मूथ कर्व होती है। ऐसे हम ऐसे नहीं कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ऐसे 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 ऐसे, ये गलत हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा कंटिन्यूस होती है, वो कहीं कटती नहीं है, ऐसे नहीं कटती, और सीधे 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 जहाँ से स्टार्ट होती है दूसरी जगह खत्म हो जाती है। पांचवा पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव ends on नेगेटिव एंड और चार्ज, नेगेटिव एंड और चार्ज कुछ भी लिख सकते हैं। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो कहाँ से शुरू होती है, वो हमेशा पॉजिटिव चार्ज से शुरू होती है और कहाँ खत्म होती है, नेगेटिव। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो कैसे होगी, ऐसे। ठीक है, ऐसे। यानी अगर हमने कहीं से भी थोड़ा सा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का उठा के ऐसे अलग रख दिया है ना, ये हमने रख दिया इलेक्ट्रिक लाइन, देखो ऐसे ही ना रख दिया, तो हम बोलेंगे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का ये वाला साइड क्या हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहाँ से चलती है, पॉजिटिव से, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। अगर हमने रखा है यहाँ पे चार्ज, हम बोलेंगे ये चार्ज पॉजिटिव है, कहाँ मूव करेगा, नेगेटिव की तरफ। कैसे पता चला, क्योंकि इलेक्ट्रिक लाइन हमेशा कहाँ से शुरू होती है, पॉजिटिव से, खत्म कहाँ होती है, नेगेटिव पे। ठीक है, छठा पॉइंट। तो छठा पॉइंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द कंडक्टर। यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी वो हमेशा क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी कंडक्टर की। अब देखो एग्जांपल लेके समझते हैं। जैसे हमारे पास ये एक वायर है और ये एक चार्ज शीट है। ठीक है, वायर है, ये एक चार्ज शीट है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन देखो कहाँ से होगी, इसके परपेंडिकुलर, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से कैसे निकलेगी, 90 डिग्री पे। परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री पे, यहाँ से अगर निकलेगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स परपेंडिकुलर निकलेगी। यानी इसमें चार्ज है, ये वायर चार्ज है, अब जहाँ पे चार्ज होगा वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस चार्ज से कैसे निकलेगी, परपेंडिकुलर। ठीक है, और इस केस में यहाँ पे चार्ज है, कैसे निकलेगी, परपेंडिकुलर। कितना बनाएंगे, 90 डिग्री। ठीक है, सो ये
सॉरी प्रॉपर्टी है और इलेक्ट्रिक फील्ड की कहानी है। ठीक है, इसको नोट कीजिए। तो फिर हम आगे बढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इसके बाद आता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, देखो अभी हमने पढ़ लिया इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में बात कर लिया और उसकी प्रॉपर्टी भी देख लिया। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड को जब हमको इन्वॉल्व करना है अपने कैलकुलेशंस में तो उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन पता होना चाहिए, यानी उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो देखो दिस इज अवर इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, पता था ना इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से चलती है, पॉजिटिव से किधर, नेगेटिव की तरफ। अब देखो यहाँ पे कोई चार्ज रखा है, क्यों, है ना। सो हम डिफाइन करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। व्हाट इज इंटेंसिटी, इंटेंसिटी हम क्या बोलते हैं, इंटेंसिटी हम उसको बोलते हैं, इंटेंसिटी एक क्वांटिटी टर्म होती है, यानी वो क्वांटिटी बताती है किसी भी चीज़ की। ठीक है, जैसे अगर हम एग्जांपल लें लेट्स से गुस्सा, है ना, तो हम बोलते हैं उसका गुस्सा काफ़ी इंटेंस है, काफ़ी खतरनाक है ना। तो यहाँ पे इंटेंसिटी क्या बता रहा है कि क्वांटिटी को, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की ताकत क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या है। अब देखो एक छोटा सा चार्ज है वो स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, यानी वीकर, एक बिगर चार्ज है वो काफ़ी स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, है ना। तो ये स्मॉलर या बिगर पता कैसे चल रहा है, यानी ये इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा इंटेंस होगी, ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होगी, ज़्यादा वीकर होगी, कैसे पता चल रहा है, हम बोल रहे हैं ये चार्ज जब हम किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे, जैसे दिस इज मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ चिंबक रखा है, अभी चिंबक कितना तेजी से अट्रैक्ट होगा बड़े चिंबक की तरफ, वही क्या होती है इसकी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। अट्रैक्ट होगा यानी फोर्स, यानी यहाँ पे फोर्स कितनी लग रही है, यहाँ पे फोर्स, ये समझने के लिए सिर्फ बता रहे हैं। ठीक है, ऐसा कुछ, बाकी हम मैग्नेटिक्स के बारे में पढ़ेंगे जब मैग्नेटिक चैप्टर आएगा। अभी हम सिर्फ बात करें चार्ज की, तो चार्ज जो है वो कितना तेजी से खींचेगा, उसकी फोर्स जितनी ज़्यादा होगी उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, है ना। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये फोर्स बढ़ने से बढ़ती है। ठीक, अब बात करें चार्ज की, है ना। अब मान लो अगर चार्ज की मैग्नीट्यूड ज़्यादा है ना, जैसे मान लो अगर हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, नाव है, नाव को खींच रहे हैं हम, बोट है पानी में, तो हम खींच रहे हैं शोर पे खड़े होके, यानी साइड में खड़े होकर खींच रहे हैं नाव को, तो हम जितना ज़्यादा फोर्स लगाएंगे नाव उतनी तेजी से खींचेगी। नाव जितनी ज़्यादा भारी होगी हमको उतना ही दम लगाना पड़ेगा, उतना ही फोर्स लगाना पड़ेगा, यानी ये चार्ज जितना ज़्यादा मैग्नीट्यूड बड़ा होगा इसका उतना ज़्यादा हमको फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे बोलते हैं चार्ज बढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगी, ज़्यादा फॉर्मूला बन जाएगा E इक्वल्स टू F/Q। तो हम डिफाइन कर सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को, इट इज डिफाइंड एज फोर्स एक्सपीरियंस्ड। फोर्स को कौन एक्सपीरियंस करे, चार्ज, तो फोर्स एक्सपीरियंस डिवाइड बाय, यानी पर यूनिट टेस्ट चार्ज, यानी यहाँ पे टेस्ट चार्ज चाहो तो क्यू नॉट से दिखा सकते हो, वैसे इतना कोई ज़रूरी नहीं। तो जो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है टेस्ट चार्ज पर यूनिट टेस्ट चार्ज, यानी इट इज डिफाइंड एज फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट टेस्ट चार्ज व्हेन प्लेस्ड इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में डालेंगे तो ये कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा पर यूनिट चार्ज, उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब देखो ये हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या क्या डिटरमाइन करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ। तो हम लिख सकते हैं इट डिटरमाइंस द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की ये स्ट्रेंथ को बताता है। ठीक है, इसकी यूनिट क्या होगी, एसआई यूनिट, एसआई यूनिट होगी फोर्स की होती है न्यूटन, चार्ज की होती है कूलम, तो एसआई यूनिट क्या हो जाएगी न्यूटन पर कूलम। यानी जब हमको बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड 6 न्यूटन पर कूलम की होगी, यानी हम बताएंगे मैग्नीट्यूड और इसकी यूनिट क्या होगी न्यूटन पर कूलम। ठीक है, अब कैसी क्वांटिटी है, देखो कैसी क्वांटिटी है, इस पे सिंबल लगा, यानी ये क्या है, इट इज वेक्टर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। ऑब्वियसली डायरेक्शन मैटर कर रहे हैं यहाँ पे, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन मैटर करता है, तो यहाँ पे क्या है ये वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो जब भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड यूज करेंगे तो हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, फोर्स पर यूनिट चार्ज। मान लो ये चार्ज जो है जो इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट कर रहा है वो एक पॉइंट चार्ज है, वो एक छोटा सा चार्ज है, छोटा सा मतलब पॉइंट चार्ज है। ठीक है, तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, यानी पॉइंट चार्ज की वजह से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी। अब देखो पॉइंट चार्ज है यानी E इज इक्वल्स टू F/Q होता है ना। यहाँ पे हम मान लें जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर रहा है पॉइंट चार्ज वो कैपिटल Q है, जो उसको एक्सपीरियंस कर रहा है वो स्मॉल q है। तो फोर्स क्या होता है कि
किसी किसी बीच में फोर्स लग रही है, कैपिटल क्यू जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहा है, स्मॉल क्यू जो उसको एक्सपीरियंस कर रहा है, के क्यू बाय आर स्क्वायर, इनके बीच का डिस्टेंस लेट से आर है ना। तो यहाँ पे क्या है, ये तो फोर्स हो गया, पूरी टर्म फोर्स होगी, नीचे क्या है चार्ज, चार्ज से चार्ज कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ बचेगा के क्यू बाय आर स्क्वायर। हाँ, जब भी हमको बताना इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, तो हम क्या बताएंगे के, अगर पॉइंट चार्ज को स्मॉल क्यू मान लोगे तो स्मॉल क्यू बाय आर स्क्वायर, जो भी मान लो तो बन जाएगा फॉर्मूला। ठीक है, इसको हम यूज करते हैं जनरली पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, के क्यू बाय आर स्क्वायर, नोट कर ले। सो इलेक्ट्रिक फील्ड एक पॉइंट चार्ज की हमने बात कर लिया, मान लो एक वायर है, एक वायर है, ठीक है सॉरी, एक वायर है, इसके ऊपर चार्ज है, इसके ऊपर कंटिन्यूस चार्ज है, यानी इसके ऊपर बहुत सारे चार्जेस हैं लगातार कंटिन्यूस फॉर्म में। ठीक है, तो इसकी वजह से इस पॉइंट पी पे, जो कि डिस्टेंस ए दूर पे है, ए डिस्टेंस दूर पे कोई पॉइंट पी है, उसके ऊपर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इस वाई की वजह से, तो उसको हम पॉइंट चार्ज से तो निकाल नहीं सकते फॉर्मूले से, क्योंकि यहाँ पे चार्ज जो है पॉइंट नहीं है, यहाँ पे लगातार चार्ज है ना। तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी उसको निकालते हैं। सो अगला हेडिंग है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लगातार जिसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं किसी भी कंडक्टर में, उसकी वजह से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। ठीक है, तो पहला है एन इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर। देखो अब यहाँ पे वायर तो बहुत लंबी इनफाइनाइट तो होती नहीं है, बट देखो क्योंकि ये डिस्टेंस बहुत छोटा होता है एज कम्पेयर टू लेंथ, इसलिए हम लेंथ को मान लेते हैं वो इनफाइनाइट है। ठीक है, देखो अब यहाँ पे पहले कुछ एजम्पशन लेते हैं, जैसे इस वायर की लेंथ एल है, अब हमको पता नहीं एल वायर पे कितना चार्ज है, उसकी वजह से हमको निकालना आता नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, वो तो पता है बस एक छोटा सा कोई चार्ज होगा यहाँ पे, उसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होती है, वो होती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट डीएल। डीएल इतना छोटा है, इतना छोटा है, इतना छोटा है कि वो पॉइंट चार्ज के बराबर है, तो कितनी होती है E इज इक्वल्स टू के क्यू बाय आर स्क्वायर, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था है ना। तो इस छोटे से एलिमेंट डीएल की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी वो कितनी होगी के क्यू बाय आर स्क्वायर। ये कितना दूर पे है, वो सेंटर मतलब जिस पॉइंट से हम डिस्टेंस ले रहे हैं वहाँ से वो लेट से एल डिस्टेंस दूर पे है। ठीक है, और पॉइंट चार्ज और उस पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको हम बोलते हैं आर, यानी जिस पॉइंट पे चार्ज है वहाँ से लेके जिस पॉइंट पे वो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है उसको हम बोलेंगे आर डिस्टेंस को। ठीक है, अब देखो इस एंगल को हम मान लेते हैं फाइव, ये एंगल 5 डिग्री पे है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा के क्यू बाय आर स्क्वायर। अब देखो क्योंकि ये क्या है लीनियर चार्ज है, ये लाइन के फॉर्म में ना, तो चार्ज डेंसिटी को हम क्या बताते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा से, जो कि होता है डी क्यू बाय डी एल, लैम्डा इज इक्वल्स टू डी क्यू बाय डी एल। हमने बताया था जब हम इसको पढ़ेंगे, इसका कोई एग्जैक्ट क्वेश्चन तो नहीं बनता मगर इसका यूजेज होता है डेरिवेशन में और न्यूमेरिकल में, देखो यहाँ पे इसका यूज होगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं डी क्यू कितना हो जाएगा, डी क्यू हो जाएगा लैम्डा डॉट डी एल। यहाँ पे हम देखो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, अब क्योंकि छोटे से एलिमेंट की जैसे कितना होगा, छोटे से एलिमेंट के पास चार्ज होगा छोटा सा, क्योंकि एक वायर के पास जब चार्ज क्यू है, छोटे से एलिमेंट के पास छोटा सा चार्ज होगा, कितना होगा वो होगा कि डी क्यू बाय आर स्क्वायर। अब उस छोटे से एलिमेंट के पास छोटा सा चार्ज है तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड भी छोटी सी होगी डी ई, है ना। डी इज बताता है कि एक छोटा सा एलिमेंट, ठीक है, डिफरेंशियल फॉर्म। तो देखो यहाँ पे अगर हम डी क्यू की जगह रखें तो डी क्यू क्या जाएगा लैम्डा इंटू डी एल, तो उसमें के लैम्डा डॉट डी एल बाय आर स्क्वायर। ठीक है, अच्छा अब बताओ यहाँ पे हमको इसको इंटीग्रेट करना है, ठीक है, क्योंकि हम छोटे से एलिमेंट की पहले निकालेंगे, एक छोटे से एलिमेंट की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है, फिर हम उसको इंटीग्रेट कर देंगे, वो पूरे के पूरे वायर की इलेक्ट्रिक फील्ड दे देगा। ठीक है, तो अब देखो सपोज हमने बोला ये छोटा सा एलिमेंट यहाँ पे, तो छोटा सा एलिमेंट यहाँ होगा डी एल, तो इसकी वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, है ना, वो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी बनेगी, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी बनेगी। ठीक है, तो इसका दो कंपोनेंट बनता है, थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा है, दोनों कंपोनेंट, सपोज ये एंगल फाई है तो ये एंगल भी फाई हो जाएगा, तो ये एंगल भी लेट से फाई है। ठीक है, तो इसकी एक ये इलेक्ट्रिक फील्ड ई बन रही है। ठीक है, तो इसका ये वाला कंपोनेंट एंगल की तरफ वाला ई कॉस थीटा, अब छोटे से एलिमेंट छोटे से इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है इसलिए डी ई कॉस थीटा, यहाँ वाला कंपोनेंट डी ई साइन थीटा, एंगल की अपोजिट वाला कंपोनेंट डी ई साइन थीटा। अब देखो डी ई साइन थीटा का डायरेक्शन अपोजिट है, तो ये दोनों एक दूसरे को काट देंगे, बिकॉज इनका मैग्नीट्यूड क्या है, देखो सेम डायरेक्शन अपोजिट, तो ये काट देंगे दूसरे को। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कौन सा कंपोनेंट आएगा, डी ई कॉस थीटा।
ठीक है, चलो उसको हम आगे देखेंगे। बहरहाल यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे फाई जो है हम इसको इंटीग्रेट करेंगे इन टर्म्स ऑफ फाई। देखो अब लेंथ जो है, लेंथ इन्फाइनेटली लॉन्ग वायर है, ठीक है। अब हम यहाँ पे जो ए है ये कांस्टेंट है, ठीक है, चेंज नहीं करना। अब हम क्या करेंगे, पहले हम निकाला डीएल के जैसे, अब इसको अगर हम ऊपर की तरफ इंटीग्रेट कर देंगे, यानी वायर फॉर एग्जाम्पल यहाँ तक बढ़ी है तो हम देखो इतने एंगल तक इंटीग्रेट कर देंगे और नीचे तरफ इतने एंगल तक, तो हमको पूरे लेंथ का इंटीग्रेटेड फॉर्म मिल जाएगा, यानी पूरे लेंथ का इलेक्ट्रिक फील्ड जो बन रहे हैं वो हमको मिल जाएगा। अब देखो ये एलिमेंट यहाँ पे है, ये यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा ऐसा कुछ, देखो। अब ये एलिमेंट यहाँ होगा कोई, वो यहाँ से करेगा ऐसा कुछ। देखो ये सब एंगल के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहे हैं, तो इसलिए हम एंगल के टर्म में इसको इंटीग्रेट करना चाहते हैं। तो सारे को एंगल के टर्म में इंटीग्रेट करने के लिए सबको कांस्टेंट के फॉर्म में लाना पड़ेगा। देखो के कांस्टेंट होता है पता है हमको, लैम्डा, ये चार्ज डेंसिटी है पूरे के पूरे वायर पे सेम रहेगी, है ना। डीएल ये वेरिएबल है, ये हर डिस्टेंस का चेंज होते रहेगा। आर वेरिएबल है, अब आर को हम चेंज कर सकते हैं। देखो यहाँ पे कांस्टेंट कौन है, ए। जो वायर है और जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने हैं वो तो चेंज होगी नहीं, वायर भी ना मूव करेगी ना वो पॉइंट मूव करेगा, वो दोनों सेम है, तो उनके बीच का डिस्टेंस भी क्या रहेगा, सेम। तो ऐसा कर सकते हैं हम क्या, कि हम ए के टर्म में आर को लिख सकें। देखो आर ये डिस्टेंस है, आर ये डिस्टेंस है, ए ये डिस्टेंस है, एल ये है, इसके बीच का एंगल फाई है। तो क्या यहाँ से आर को ए के टर्म में चेंज कर सकते हैं, आर है हाइपोटेनस, ए है बेस, और कॉस थीटा होता है कॉस फाई, यहाँ पे फाई यूज करें तो होता है बी बाई एच। बी यहाँ पे क्या है ए, एच क्या है आर, है ना। यहाँ मल्टीप्लाई में हो जाएगा तो सॉरी यहाँ डिवाइड में हो जाएगा तो मल्टीप्लाई में ए, और कॉस फाई यहाँ मल्टीप्लाई में हो जाएगा तो डिवाइड में कॉस फाई। यहाँ से आर की वैल्यू आ गई ए बाय कॉस फाई, यहाँ पे आर स्क्वायर है तो लिख देंगे ए बाय कॉस फाई का स्क्वायर। अभी डिवाइड में ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा के लैम्डा डी एल बाय ए स्क्वायर, और कॉस स्क्वायर फाई ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा कॉस स्क्वायर फाई, ठीक है। चलो अब ये तो हो गया, आर गया। अब देखो कॉस स्क्वायर फाई, इसको तो इंटीग्रेट करना है, डी एल, हाँ डी एल, डी एल लेंथ क्या है, वेरी कर रही है, ठीक है, एक पॉइंट एक पॉइंट, तो इसको भी हमको चेंज करना है किसके फॉर्म में, ए के फॉर्म में, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एल और ए के बीच में कुछ रिलेशन होगा, यहाँ पे एल और ए के बीच में कुछ रिलेशन होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे लेंथ ये है परपेंडिकुलर, ये है बेस, तो होता है टेन फाई जो होता है परपेंडिकुलर एल बाय बेस ए, यहाँ डिवाइड में हो जाएगा तो मल्टीप्लाई में, तो एल हो जाएगा टेन ए टेन फाइव, ए टेन फाइव, है ना। अब यहाँ पे हमको एल तो चाहिए नहीं, हमको यहाँ पे क्या चाहिए, डी एल, क्योंकि फॉर्मूला में के लैम्डा, हमको डी एल की जगह कुछ रखना है ना। तो यहाँ पे डी एल का अगर हम इंटीग्रेट करेंगे डी एल को, यहाँ फाइव है ना, डी फाइव के टर्म में से हो जाएगा ए टेन फाइव का इंटीग्रेशन, सॉरी डिफ्रेंशिएशन सेक्स स्क्वायर फाइव, ठीक है। हमको डी एल बाई डी फाइव नहीं चाहिए, हमको सिर्फ डी एल चाहिए, तो डी एल क्या हो जाएगा, डी फाइव यहाँ डिवाइड में हो जाएगा तो मल्टीप्लाई में ए सेक्स स्क्वायर फाइव डी फाइव, यहाँ पे हम देंगे ए सेक्स स्क्वायर फाइव। अब देखो यहाँ पे डी फाइव, यहाँ पे कॉस फाइव भी, कॉस स्क्वायर फाइव भी है, कॉस स्क्वायर फाइव बाई ए स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर से ए कट गया, सेक्स स्क्वायर फाइव और कॉस स्क्वायर फाइव उल्टा होते हैं दूसरे, देखो के लैम्डा सेक्स स्क्वायर फाइव को हम लिख सकते हैं वन बाय कॉस स्क्वायर फाइव, सेक्स स्क्वायर का उल्टा होता है कॉस स्क्वायर फाइव, इंटू यहाँ पे क्या है कॉस स्क्वायर फाइव इंटू डी फाइव बाई ए स्क्वायर का कट गया तो ए बचा, यहाँ कॉस स्क्वायर फाइव और कॉस स्क्वायर फाइव कट जाएगा कुछ नहीं, तो जाएगा के लैम्डा डी फाइव बाई ए। हमको मिल गया छोटा सा एलिमेंट का सब कांस्टेंट, के कांस्टेंट, लैम्डा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ए डिस्टेंस भी फिक्स है। अब हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, है ना। तो इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक करेंगे, क्वेश्चन आया देता है इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक करना है, ये इंटीग्रेट कर देते हैं, इंटीग्रेट यहाँ कर देते, इसको उठा देते हैं, ठीक है। तो इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक करना है, चलो हमने माना लेट्स सी ये ऊपर वाला एंगल जो है, ऊपर वाला एंगल जो है वो है कहाँ तक इंटीग्रेट करना है, लैम्डा तक, लैम्डा तक, और नीचे वाला एंगल जो है, नीचे तक जो एंगल जा रहा है वो है बीटा, ठीक है। अब देखो अल्फा क्लॉकवाइज है, बीटा एंटी क्लॉकवाइज है, तो अल्फा क्या हो जाएगा पॉजिटिव, हमने अल्फा की डायरेक्शन क्लॉकवाइज माना पॉजिटिव, तो बीटा क्या हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज है तो हो जाएगा नेगेटिव, है ना। तो इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक करेंगे, देखो अब इसका इंटीग्रेशन का टर्म कौन सा, डी कौन सा कंपोनेंट लेंगे, डी ई कॉस थीटा वाला, यानी हो जाएगा डी ई, ये अगर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो ये कौन सा कंपोनेंट लेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का डी ई कॉस फाइव वाला, कौन सा कंपोनेंट लेंगे कॉस फाइव, क्योंकि साइन फाइव वाला तो कैंसिल हो गया, क्या करेंगे इंटीग्रेटिंग इक्वेशन वन, लेट्स से इक्वेशन वन फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक करेंगे, ऊपर वाला एंगल पहले तो नीचे वाला एंगल तक माइनस बीटा, बीटा नेगेटिव होगा
टू अल्फा, माइनस बीटा से करेंगे इसको अल्फा। देखो अब माइनस बीटा कहाँ है, बीटा नेगेटिव इस तरफ। अब देखो यहाँ से इंटीग्रेट करना चुकेंगे, देखो ये इंटीग्रेशन करते 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 देखो पूरी लेंथ कवर कर रही है। देखो यहाँ नीचे से अगर देखेंगे तो ये वाली लेंथ कवर किया, देन ऊपर आते आते देखो ये सब कंपोनेंट कवर होते जा रहे हैं, होते जा रहे हैं, देन ऊपर जाते जाते देखो ये कंपोनेंट कवर हो गया। तो कहाँ से ये मूव कर रहे हैं, माइनस बीटा से, क्योंकि एंटी क्लॉक वाइज से बीटा, एंटी क्लॉक वाइज तो माइनस बीटा से कवर कर रहे हैं कहाँ तक, प्लस अल्फा तक। ठीक है, तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट हो जाएगा ई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, या डी ई का इंटीग्रेशन कर दो, या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, डी ई। अब डी ई क्या निकाला था हमने, डी हमारा निकला था ये के लैम्डा बाय ए। अब इसका कौन सा कंपोनेंट, कॉस फाई डी फाई। अब देखो ये तो कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लो, डी कॉस फाई डी फाई बचा बस। तो डी का इंटीग्रेशन ई के लैम्डा बाय ए, इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, माइनस बीटा से अल्फा तक, माइनस बीटा से अल्फा तक, किसका, कॉस फाई डी फाई का। ठीक है, तो यहाँ से ई जो है वो आ जाएगा के लैम्डा बाय ए, कॉस फाई का इंटीग्रेशन साइन फाई कहाँ से कहाँ तक, माइनस बीटा से अल्फा तक। फाइनली इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो आ जाएगा के लैम्डा बाय ए, साइन फाई जगह पर रखेंगे माइनस बीटा, सॉरी अल्फा, साइन पहले रखेंगे अल्फा, फिर रखेंगे माइनस साइन बीटा। अब बीटा देखो माइनस है तो ये माइनस बाहर आएगा, माइनस बीटा है, अभी माइनस बाहर आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ बचेगा साइन बीटा। तो ये फार्मूला में बन जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है ना, इलेक्ट्रिक को यहाँ लिख देते हैं ये फॉर्मूले को। इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा के लैम्डा बाय ए साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। ठीक है, तो ये है फॉर्मूला फाइनल जो कि हमको यूज़ करना है कभी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। बट टू बी ऑनेस्ट ये फॉर्मूला आपको, ये पूरा जो डेरिवेशन है याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब भी अगर मान लो इन केस डेरिवेशन पूछेगा कि एक थिन वायर, एक पतली वायर का जो कि इनफाइनाइटली लेंथ की है, इनफाइनाइट लेंथ की है, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो पॉइंट पी पे। तो इसके लिए हम लोग आगे जाके इसके बाद जो अगला टॉपिक है गॉस लॉ, उसमें हम लोग इसको निकालना सीखेंगे, इसका डेरिवेशन करना सीखेंगे। और वो डेरिवेशन बहुत 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 छोटा है और बहुत बहुत ईजी है याद रखने के लिए। अब देखो क्योंकि डेरिवेशन समझना ठीक है, मगर कुछ चीज़ें याद रखनी चाहिए कि स्टेप्स हमको पता है कि हमको याद रखना पड़ता है डेरिवेशन में अगला स्टेप क्या करना है, किसकी जगह क्या रखना है, इसको किसी टर्म में चेंज करना है, ये सब चीज़ें याद रखनी पड़ती है। ठीक है, तो याद रखना है, इतनी कॉम्प्लिकेटेड डेरिवेशन को थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो इसको आसान करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं गॉस लॉ, और उसका डेरिवेशन बहुत आसान है। तो आप उसी पर से ये फॉर्मूला, ये डेरिवेशन इसलिए कराया ताकि समझ में आ जाए कि किस लिए या किस तरह से वेरी करते हैं, किस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड करती है एक वायर पे। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला ये फॉर्मूला याद रखना है, फॉर्मूला याद रखना है, बाकी डेरिवेशन नहीं याद रखना है, रखोगे तो अच्छी बात है, बट नहीं याद रखना है क्योंकि ये आगे ही जो है गॉस लॉ में हम लोग अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, सो नोट करना कर सकते हैं। सो इसके बाद जो अगला है उसी हेडिंग में कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में अगला है ड्यू टू अ सर्कुलर कॉइल, एक सर्कुलर कॉइल की वजह से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी। ठीक है, सो देखो दिस इज अवर सर्कुलर कॉइल। बाकी एजम्पशन और जो मेन बेसिक वो तो लिख ही लोगे कि कंसीडर अ सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस आर, वी नीड टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिस्टेंस ए अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द कॉइल, है ना, ये सब तो लिख लोगे अपने से, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी सब। तो हमने यहाँ पे कंसीडर किया एक छोटा सा एलिमेंट डीएल, लास्ट वाले टाइम की तरह यहाँ पे छोटा सा एंगल कंसीडर किया, लेंथ एलिमेंट डीएल। अब देखो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी कुछ इस तरह की, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी कुछ इस तरह की। अब अगेन वही चीज़ है, इसका देखो पाई की तरफ वाला कंपोनेंट, पाई की तरफ वाला कंपोनेंट डी ई कॉस थीटा, डी ई कॉस या फाई, और ये वाला कंपोनेंट डी ई साइन पाई, ये एक दूसरे को काट देंगे। अगेन कौन सा कंपोनेंट बचेगा, डी ई कॉस फाई, वही चीज़ करना है। बट यहाँ पे देखो एक चीज़ चेंज करें, यहाँ पे हमको एंगल के टर्म में नहीं करना है। यहाँ पे एंगल कैसे चेंज होगा एंगल के टर्म में, नहीं एंगल के टर्म में होगा नहीं, क्योंकि अगर एंगल के टर्म में हम करेंगे तो यहाँ पे एक ही एंगल पे देखो दो इंटरसेक्शन पॉइंट है ना, तो इसलिए इसको हम करेंगे देखो किसी टर्म में, इसको लेंथ के टर्म में करेंगे, चाहे तो ऐसे कर सकते हैं बट इसको लेंथ के टर्म में करेंगे। ये लेंथ यहाँ पे कितनी है, एग्जांपल 0, और पूरे सर्कमफ्रेंस की लेंथ कितनी होती है वो पता है, सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल क्या होता है 2 पाई आर। तो हम कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करेंगे, 0 से लेके 2 पाई आर। तो वही स्टार्टिंग में मानते छोटा सा एलिमेंट डीएल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू दिस छोटा सा एलिमेंट, दिस एलिमेंट डीएल,
इस छोटे से एलिमेंट डीएल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी होगी। अब डीएल इतना छोटा है कि एज अ पॉइंट बिहेव करता है। जब एक पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हमने सीखा था, जो कि होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू के क्यू बाय आर स्क्वायर, है ना। ठीक है, यहाँ पे भाई अगेन छोटा सा एलिमेंट है तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी डी के छोटा सा चार्ज डी क्यू बाय आर स्क्वायर, क्योंकि एलिमेंट छोटा सा है तो इसके अंदर चार्ज भी छोटा सा होगा, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी छोटी से बनाएगा। अगेन अच्छे बताओ, ये एरियल चार्ज डेंसिटी है कि लीनियर चार्ज डेंसिटी है? सोचो कौन सी डेंसिटी है, एरियल चार्ज डेंसिटी है कि लीनियर? यहाँ पे देखो एरिया पूरा बन रहा है ना। नहीं, एक्चुअली में ये क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, क्योंकि देखो जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है वो कहाँ है, इस कॉइल पे डिस्ट्रीब्यूटेड है ना। चार्ज जो है वो कॉइल में डिस्ट्रीब्यूटेड है, हवा में थोड़ा डिस्ट्रीब्यूटेड है। या तो हवा है, एक कॉइल कैसे होती है, ऐसा एक सर्कुलर जैसे एक तार है, सो बैंड करके हमने कॉइल बना लिया। अब उस कॉइल के बीच में तो हवा है ना, वहां पे कैसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा? चार्ज कहाँ होगा, लाइन पे। अब एक्चुअली में क्या है, पूरी पूरी लेंथ है, एक स्ट्रेट वायर को तो हमने टेढ़ा कर दिया, तो यहाँ पे कौन सी चार्ज डेंसिटी आएगी, अगेन लीनियर चार्ज डेंसिटी, जो कि होती है डी क्यू बाई डी एल। यहाँ से डी क्यू कितना हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा तो मल्टीप्लाई में लैम्डा डॉट डी एल। चार हम लिख सकते हैं डी क्यू जगह के लैम्डा डॉट डी एल बाई आर स्क्वायर। अब देखो ये एलिमेंट छोटा सा यहाँ पे है ना, चार्ज निकालना है इस पॉइंट पे, तो इसकी बीच की डिस्टेंस कितनी है, ये है आर स्क्वायर। अगेन ये भी रेडियस है सर्कल की, तो ये भी आर, ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ए, तो ये क्या हो जाएगा, देखो ये एक्चुअली में क्या बन रहा है, एक राइट एंगल ट्रायंगल। ये है ए, ये डिस्टेंस है ए, ये है आर, तो ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो यहाँ कितना हो जाएगा डिस्टेंस, के लैम्डा डी एल अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ये वेरिएबल नहीं है, ये कांस्टेंट है। वो पता है रिंग का जो रेडियस है वो भी फिक्स है, वो भी वेरी नहीं करेगी, और जो कॉइल से जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है वो भी वेरी नहीं कर रही, और वेरी करेगी तो हम ए की वैल्यू चेंज कर देंगे, बाकी ये तो फिक्स है, कांस्टेंट है ना। तो ये भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो जगह आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, है ना। अब यहाँ पे हमको क्या निकालना है, कौन से कंपोनेंट के जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने डी ई कॉस फाई कंपोनेंट के जैसे। ठीक है, यहाँ पे इंटीग्रेट कहाँ से करेंगे, इंटीग्रेटिंग इक्वेशन, ये इक्वेशन 1 फ्रॉम, अब की बार देखो कहाँ से कहाँ तक करना है, अल्फा बीटा नहीं है, आपकी बार जीरो से लेके यहाँ से लेंथ शुरू हो रही है और कहाँ तक करना है, 2 पाई आर तक, फ्रॉम 0 टू 2 पाई आर। ठीक है, तो देखो डीई का इंटीग्रेशन, डीई यहाँ डीई क्या है, ये छोटा सा एलिमेंट डीई क्या है, के लैम्डा डी एल अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यहाँ पे क्या है कॉस फाई, कॉस फाई। ठीक है, तो डी का इंटीग्रेशन हो जाएगा ई के लैम्डा कांस्टेंट अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर भी कांस्टेंट, कॉस फाई भी कांस्टेंट। यहाँ पे क्योंकि हम किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं इंटीग्रेशन, लेंथ की, तो यहाँ पे कॉस फाई तो एंगल है, तो इसको बाहर लेना पड़ेगा, कांस्टेंट बन जाएगा। यहाँ पे किसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, डीएल का ना। कॉस फाई तो क्या हो गया, ये एंगल है ना, एंगल को हम इंटीग्रेट नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम किसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, लेंथ को, तो यहाँ पे लेंथ को करेंगे ना कि एंगल को, तो एंगल भी कांस्टेंट बनकर बाहर आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे फाई, तो ये कॉस फाई कितना होता है, कॉस फाई हमको पता होता है, कॉस होता है बी बाई एच, बी यहाँ पे ए, एच क्या है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ओ सॉरी, एक छोटी सी गलती ये हो गई है कि यहाँ पे स्क्वायर था, यहाँ पे स्क्वायर था, यहाँ पे स्क्वायर और रूट इंग्लिश को काट देंगे, स्क्वायर रूट इंग्लिश को काट देंगे। ठीक है, तो ये बचेगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, बचेगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, बिकॉज यहाँ पे आर का स्क्वायर था ना, तो आर हो गया अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, है ना। ये डिस्टेंस अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, रूट ऑफ स्क्वायर को काट देंगे। ठीक है, और यहाँ पे कॉस फाई क्या हो गया था, ए बाय अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, अब रूट को हम हाफ भी लिख सकते हैं, रूट को हम हाफ भी लिख सकते हैं, यहाँ पे आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1 है। इंटीग्रेट कहाँ तक करना है, 0 से लेके 2 पाई आर तक, किसका, डीएल का। सही है, ओके। तो के लैम्डा ए एक तरफ आ गया, देखो बेस से में तो पावर ऐड हो जाएगी, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर कितनी है, 1 प्लस 1/2, 1 प्लस 1/2। यहाँ पे क्या होगा, एलसीएम जाएगी 2, तो जाएगा 2 प्लस 1 दैट इज 3/2। यहाँ पे कितना आ जाएगा पावर, 3/2, और इंटीग्रेशन हो जाएगा, पहले रखेंगे डीएल की वैल्यू 2 पाई आर, फिर रखेंगे 0, तो 0 हो जाएगा, तो ये हो गया। ठीक है, अब देखो लैम्डा क्या होता है, लैम्डा हमने पढ़ा था क्या होता है, डी क्यू बाई डी एल। अब ये चार्ज कहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड है, इस वायर की लेंथ पे, इस वायर की लेंथ कितनी है, 2 पाई आर, तो हम याद रखते हैं लैम्डा की जगह, देखो ये हो जाएगा ई इज इक्वल्स टू के, लैम्डा क्या होता है, लैम्डा क्या होता है, डी क्यू बाई डी एल, तो हो जाएगा यहाँ पे तो डी क्यू
बाय डी एल। यहाँ पे तो पूरा चार्ज की बात हो रही है ना, पूरी लेंथ की, छोटे से लेंथ पे चार्ज होता है डी क्यू, अब पूरे लेंथ पे चार्ज कितना होगा, कैपिटल क्यू, सॉरी होल क्यू। यहाँ पे देखो क्यू बाय एल होता है, एल यहाँ पे कौन सा है, लेंथ, तो चार्ज कहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड है, वाई की लेंथ पे जो कि होती है 2 पाई आर। तो ये लैम्डा हो गया कि लैम्डा चार्ज बाय लेंथ, ए डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड जिस पॉइंट पे निकालना है, 2 पाई आर इंटू 2 पाई आर डिवाइड बाय ये क्या है, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। यहाँ 2 पाई आर कट गया, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया, के क्यू ए, बस के क्यू ए बाय अंडररूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। ये बन गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर कॉइल, किसी भी पॉइंट पे निकालने के लिए। ठीक है, अगर मान लो ये सेंटर पे बोलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो सेंटर पे ए कितना हो जाएगा, 0, ए की वैल्यू 0 रख देंगे, तो देखो 0 इंटू एवरीथिंग विल बी 0, तो सेंटर पे कितनी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, 0। ठीक है, तो ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड कॉइल का निकालने का। इसको याद रखना है क्योंकि गॉस लॉ में जो हमारा लेंथ वाला है वो तो हम कवर करते हैं, मगर सर्कुलर कॉइल वाला कोई वो गॉस लॉ के यूजेस में नहीं आता या एप्लीकेशन में नहीं आता, तो इसको याद रखना है। जो हमने पढ़ा है इसको डेरिवेशन याद रखना है, और इस फॉर्मूले को तो इंपॉर्टेंट याद रखना है क्योंकि कभी ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, है ना, कभी ज़्यादा क्वेश्चन बन जाते हैं इससे। फॉर्मूला दे देगा, वैल्यूज दे देगा और बोलेगा निकालो इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, तो निकालना है। ठीक है, तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है, डायपोल मूवमेंट के बारे में पढ़ेंगे, टॉर्क निकालना सीखेंगे डायपोल के ऊपर से, है ना, और उसके बाद फिर डायपोल को जब इलेक्ट्रिक फील्ड में डालेंगे, टॉर्क और पोटेंशियल एनर्जी कितनी स्टोर होती है डायपोल में, एक ऐसे हम लोग गॉस लॉ देखेंगे, और जो हमने पढ़ा था ना स्ट्रेट वायर की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, वो वही सब चीज़ें हम कवर करेंगे गॉस लॉ में। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।